नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार सहायक प्राध्यापक हिंदी के पद पर राजकीय महाविद्यालय खरखोदा सोनीपत में कार्यरत हूँ। आज का हमारा विषय भारत भूषण अग्रवाल जी द्वारा रचित कविता आने वालों से एक सवाल। आने वालों से एक सवाल कविता में कवि अग्रवाल जी अपने से 100 साल बाद पैदा होने वाले युवा वर्ग से या अपने संतानों से ये पूछना चाहते हैं कि उनके द्वारा रचित कविताएं उन्हें 100 साल बाद कैसी प्रतीत होंगी। कविता पढ़ने से पहले हम भारत भूषण अग्रवाल जी के विषय में जान लेते हैं। भारत भूषण अग्रवाल जी कवि, लेखक और समालोचक का जन्म 3 अगस्त 1919 को मथुरा के सतगढ़ा मोहल्ले में हुआ। वह उनका निधन 23 जून 1975 को हुआ। इन्होंने आगरा तथा दिल्ली में उच्च शिक्षा प्राप्त की। इसके पश्चात आकाशवाणी में तथा अनेक साहित्यिक सेवाओं में ये रहे। पैतृक व्यवसाय से दूर उन्होंने साहित्य रचना को ही अपना कर्म माना। भारत भूषण अग्रवाल जी का पहला काव्य संग्रह छवि के बंधन 1941 में प्रकाशित होने के बाद वे मारवाड़ी समाज के मुखपत्र समाज सेवक के संपादक होकर कलकत्ता गए। यही उनका परिचय बांग्ला साहित्य और संस्कृति से हुआ। भारत भूषण जी तार सप्तक 1943 में अज्ञे द्वारा संपादित होने वाले तार सप्तक में महत्वपूर्ण कवि के रूप में सम्मिलित हुए और अपनी कविताओं तथा वक्तव्यों के लिए चर्चित हुए। अपनी अन्य कृतियों जागते रहो, मुक्ति मार्ग के लेखन के दौरान वे इलाहाबाद से प्रकाशित पत्रिका प्रतीक से भी जुड़े और 1948 में आकाशवाणी में कार्यक्रम अधिकारी बने। 1959 में उनका एक संग्रह ओ अप्रस्तुत मन प्रकाशित हुआ, जो उनकी रचनात्मक परिपक्वता और वैचारिक प्रौढ़ता का निदर्शन था। इसके पश्चात हम अग्रवाल जी द्वारा रचित आने वालों से एक सवाल कविता पढ़ेंगे। मूलतः आने वालों से एक सवाल में कवि ये पूछना चाहता है कि जिस समय कवि यह रचना रच रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके मन में एक भाव उत्पन्न होता है और वे सोचते हैं कि आज से ठीक 100 वर्ष बाद जो बच्चे उनकी कविताएं पढ़ेंगे, उनको उनकी कविताएं पढ़ने के पश्चात कैसा महसूस होगा, वो क्या महसूस करेंगे कि इस तरह का काव्य रचना या इस तरह की काव्य रचना हमारे पास उपलब्ध है और भूतकाल में क्या क्या हमारे देश में घटित हो चुका है, संपूर्ण विश्व में घटित हो चुका है। उस सब को जानकर, उन सब बातों को जानकर हमारी भावी पीढ़ी के मन में क्या भाव उत्पन्न होंगे, वो ये जानने के लिए उत्सुक हैं, बेचैन हैं और इसी को जानने के लिए वे एक रचना का निर्माण करते हैं और उसका शीर्षक रखते हैं आने वालों से एक सवाल। तुम जो आज से पूरे 100 वर्ष बाद मेरी कविताएं पढ़ोगे, तुम मेरी धरती की नई पौध के फूल, तुम जिनके लिए मेरा तन मन खाद बनेगा, तुम जब मेरी इन रचनाओं को पढ़ोगे तो तुम्हें कैसा लगेगा, इसका मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। कवि भारत भूषण जी ये जानना चाहते हैं, उनके मन में ये तीव्र उत्कंठा है, जिज्ञासा है कि कविता रचने के समय से ठीक 100 साल बाद जो युवा पीढ़ी उनकी रचनाएं पढ़ेंगी, इन रचनाओं को पढ़कर वो क्या महसूस करेंगे और वो ये कहना चाहते हैं कि
तुम मेरी धरती के, मेरे भारतवर्ष के नई पौध के फूल हो, युवा बच्चे हो, और मेरा लिखा हुआ ये सब कुछ तुम्हारे लिए खाद का काम करेगा, तुम्हें जीवन देगा, तुम्हें पोषण देगा। और इसी पोषण के कारण या इसी पोषण देने के कारण वो ये जानना चाहते हैं कि जो वास्तविकताएं हम लिख कर गए हैं या जो वास्तविकताएं कवि ने लिखी हैं, उन सब बातों को जानकर युवा पीढ़ी क्या सोचेगी, क्या समझेगी, क्या उन्हें महसूस होगा, ये सब जानने के लिए भारत भूषण अग्रवाल जी बेचैन हैं, उत्कंठित हैं और जिज्ञासु प्रतीत हो रहे हैं। बचपन में तुम्हें हिटलर और गांधी की कहानियां सुनाई जाएंगी, उस एक व्यक्ति की जिसने अपने देशवासियों को मौत की नींद सुलाकर सारे संसार में आग लगा दी, और जब लपटें उसके पास पहुंची तो जिसने डर कर आत्महत्या कर ली ताकि उनका मुंह न टूटे। यहां वे हिटलर की तानाशाही विचारधारा को अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि हिटलर ने अपने समूचे देश जर्मनी को मोहित करके उन्हें द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक दिया, और जब उसे लगा कि वह द्वितीय विश्व युद्ध में हारने वाला है तो उसने चुपचाप आत्महत्या कर ली ताकि उसके देशवासियों का उसके प्रति जो मोह था वह न टूटे, और टूट भी जाए तो वह उस मोह को टूटते हुए देखने के लिए जीवित न रहे। इसके बाद उन्होंने गांधी जी की बात बताई है। वे कहते हैं, और फिर उस व्यक्ति की कहानी सुनाई उन्होंने जिसने अपने देशवासियों को सोते से जगाकर सारे संसार को शांति का रास्ता बताया। या वे गांधी जी की बात करते कि हिंदुस्तान जब अंग्रेजों का गुलाम था तो गांधी जी ने समस्त देशवासियों को जगाया और समझाया कि हम गुलाम हैं और गुलामी का जीवन कोई जीवन नहीं होता, इसलिए सब लोगों को अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़ा होना होगा। और उन्होंने न सिर्फ भारतवासियों को सोते हुए से जगाया बल्कि सारे संसार को उन्होंने शांति का रास्ता बताया। वे अहिंसा के पक्के समर्थक थे, और जब संसार उनके चरणों पर झुक रहा था, उनकी अहिंसावादी नीति को अपना रहा था, मान रहा था, तब जिसके देशवासी ने ही उसके प्राण ले लिए कि कहीं सत्य की प्रतिष्ठा न हो जाए। उसी समय भारतवासी ही एक व्यक्ति नथुराम गोडसे ने उन पर गोली चलाकर उनका देह अवसान कर दिया, क्योंकि उन्हें भय था कि गांधी जी के रहने से कहीं संसार में शुद्ध आत्मा के व्यक्तियों को बढ़ावा ना मिले। इसलिए उन्होंने सोचा कि गांधी जी को किसी भी भांति मौत के घाट उतार देना चाहिए, अन्यथा यहाँ पूरे विश्व में गांधी जी की विचारधारा को मानते हुए सत्य की प्रतिष्ठा होना बहुत बड़ी बात नहीं होगी, और निश्चित रूप से सत्य की प्रतिष्ठा गांधी के माध्यम से पूरे विश्व में हो जाएगी। इसके बाद कवि कहते हैं, और तुम्हें स्कूलों में पढ़ाया जाएगा कि 100 वर्ष पहले इंसानी ताकतों के 2 बड़े राज्य थे जो दोनों शांति चाहते थे। यहाँ कवि सोवियत संघ रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं जो दोनों शांति चाहते थे, और इसलिए दोनों दिन रात युद्ध की तैयारी में लगे रहते थे। ये ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे राष्ट्र हैं जो शांति के नाम पर हथियार इकट्ठा कर रहे थे, जिन्होंने बहुत सारे परमाणु हथियारों की खोज की और पूरे संसार को अपनी मुट्ठी में करने के लिए ये शक्ति एकत्रित कर रहे थे, जो दोनों संसार को सुखी देखना चाहते थे। इसलिए सारे संसार पर कब्जा करने की सोचते थे ताकि एक ही विचारधारा सारे संसार में निर्वाहित हो सके, और इस शांति के लिए इन दोनों राष्ट्रों ने अनेकों परमाणु बमों का आविष्कार किया, और इन परमाणु बमों के कारण ही ये लोग पूरे विश्व पर एकाधिकार करने का सपना भी सजोकर बैठे थे। फिर कवि कहते हैं, और यह भी पढ़ाया जाएगा कि एक राज्य और भी था
जो संसार भर में शांति का मंत्र फूंकता रहा। यह वह भारत की बात करता है कि जो राष्ट्र संसार में, समूचे राष्ट्र में, समूचे विश्व में ये शांति अपनाने का मंत्र फूंकता रहा, लेकिन उसके स्वयं के घर में उसे, जिसे अपने ही घर में भाई भाई के बीच दीवार खड़ी करनी पड़ी, जो हर पराधीन देश की मुक्ति में लगा रहता था, पर जिसके अपने ही अंग पराये बंधन में जकड़े रहे। जब हमें अंग्रेजों की पराधीनता से मुक्ति मिली, हम स्वतंत्र हुए, तो अंग्रेजों ने हमारे साथ एक चाल चली और उसने हमें दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया। उसी भारत राष्ट्र को दो टुकड़ों में विभक्त कर दिया, जो यह सपना देखता था कि भारत समूचे विश्व को एक सूत्र में पिरोने का कार्य कर सकता है। उसी भारत के दो टुकड़े करने पड़े और इस 1947 के समय में आपसी भाईचारे, भ्रातृत्व, सौहार्दपूर्ण माहौल को नोचा गया, लूटा गया, खसोटा गया और बहुत सारी हत्याएं हुई। धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, देश के नाम पर हम अलग थलग पड़ गए और हमें एक तरह से मुक्ति तो अंग्रेजों से मिली, लेकिन हमने अपने स्वयं के घर को टुकड़ों में बांट दिया। ऐसा कवि हमें बताना चाहता है। तुम्हें विश्वविद्यालय में बताया जाएगा और वह उन बच्चों की बात करता है जब वे बड़े हो जाएंगे। स्कूल के बाद वो विश्वविद्यालय में जाता है और फिर बताता है कि इंसान का डर दूर करने के लिए 100 वर्ष पहले वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे आविष्कार किए जिनसे इंसान का डर और भी बढ़ गया। और यह भी वह बताता है कि इंसानों ने परमाणु हथियारों का आविष्कार किया। इन हथियारों का आविष्कार एक राष्ट्र इसलिए करता है ताकि वह अपने निवासियों को दूसरे राष्ट्र के द्वारा उत्पन्न होने वाले खतरों से बचा सके। लेकिन जब दूसरा राष्ट्र भी ऐसे ही हथियारों का निर्माण कर लेता है तो ये डर और अधिक बढ़ जाता है कि कहीं दूसरा राष्ट्र उनके ऊपर परमाणु हथियारों से हमला न कर दे और इस हमले के कारण समूची मानवता ही खतरे में पड़ जाती है, जिससे इंसान का डर और भी बढ़ गया। और यह भी कि उसने चांद सितारों में भी पहुंचने के सपने देखे। अब हम भारत की बात करें तो भारत ने अपने अंतरिक्ष मिशन को बहुत बाद में, बहुत देर से आरंभ किया, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ रशिया बहुत पहले से ही अंतरिक्ष प्रोग्राम या अंतरिक्ष मिशन में लगे हुए थे। लेकिन आरंभ में उन्हें भी असफलताओं का मुंह देखना पड़ा और यहाँ कवि उन्हीं लोगों के विषय में बात कर रहा है जबकि उसके सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। उन राष्ट्रों के सारे सपने आरंभ में चकनाचूर हो गए थे और तभी किसी दिन फिर वह अपनी रचना की बात करता है। कवि भारत भूषण अग्रवाल जी अपनी रचना की बात करते हुए कहते हैं, और फिर कभी तभी किसी दिन किसी प्राचीन काव्य संग्रह में तुम मेरी कविताएं पढ़ोगे और उन्हें पढ़कर तुम्हें कैसा लगेगा, यह जानने का मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। वह बताना चाहता है कि कवि ने जो जो बातें तुम्हें बताई हैं या जो जो बातें अपनी कविता के माध्यम से वह आपको बता रहा है, उन सब चीज़ों को पढ़कर, मेरी कविता को पढ़कर आप लोगों के मन में कैसे भाव उत्पन्न होंगे, ये जानने की कवि की जिज्ञासा है। उसके मन में ये बात जानने की हिलोर उत्पन्न हो रही है और वह जानना चाहता है कि मेरी भावी पीढ़ियां मेरी कविताओं को पढ़कर कैसा महसूस करेंगी। यही सब इस कविता का मुख्य उद्देश्य है कि कवि ये जानना चाहता है कि आने वालों से एक सवाल करना चाहता है कि मेरी कविताएं पढ़कर आप लोगों को कैसा महसूस होगा। यही कवि एकमात्र आप लोगों से सवाल करता है और कवि ने बहुत ही सुंदर ढंग से अपने भावों को इस कविता के माध्यम से हम तक पहुंचाया है। इसके लिए भारत भूषण अग्रवाल जी का वह आप सभी बच्चों ने के लिए जिनके लिए मैंने इस विषय को तैयार किया है, आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।